अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। पंजाब यूनिवर्सिटी की बीएस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस को देखेंगे कि आप किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक एडमिशन नोटिस आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका ये एडमिशन नोटिस का पेज ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपने इस एडमिशन नोटिस के पेज को अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद आपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जितनी भी एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई के लिए या किसी भी फील्ड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। दूसरी बात कि अप्लाई आपने जो है वो मोबाइल से नहीं करना। ठीक है, मोबाइल पे बिल्कुल ये अप्लाई जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे, और एक बार अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो फिर जो है आप उसको जो है ठीक भी नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, रिकमेंडेड ये है कि आप इसको लैपटॉप या पीसी से अप्लाई करें। ठीक है, एडमिशन आपने जो है सबसे पहले ऑनलाइन करना है, और कोई भी चीज़ आपने हार्ड फॉर्म में पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, अप्लाई करने से लेकर फ़ी तक सारे डिटेल्स आपने ऑनलाइन ही पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद ये आपको कुछ लिंक्स दी गई हैं कि इन दोनों में से आप एक लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये अलग से इन्होंने लिंक दिया हुआ है आपके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे सब डिपार्टमेंट्स की डिटेल गिवन है। अच्छा, कुछ मोस्टली डिपार्टमेंट में जो है आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी एडमिशन ले सकते हैं, और आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है 14 ईयर्स की, या आपने जो है पहले बीए किया है और आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एचईसी के रूल्स के मुताबिक 2 ईयर बीए और एमए का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो इन्होंने इसी चीज़ को एक्सटेंशन दी है कि अगर किसी बंदे के पास 14 ईयर बी हो तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में बीएस में एडमिशन ले सकता है। उसका अपना क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास सब डिपार्टमेंट्स की डिटेल है कि वहाँ पे कौन सी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, और वो मॉर्निंग में है, सेल्फ में है। ठीक है, सारी आपके पास ये डिटेल गिवन है कि कौन कौन से इनके पास सेल्फ में अवेलेबल हैं और कौन से इसके पास मॉर्निंग में अवेलेबल हैं। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आपको ईमेल भी दिया गया है। ठीक है, दोनों पे जो है आप कांटेक्ट करके अपने सब्जेक्ट के लिहाज से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और लाजमी है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से इसको लाजमी क्लियर करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ये सब देखने के बाद आपके पास इन्होंने यहाँ पे आपको जो है अब आपको इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि मतलब कौन कौन से बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं। अंडर ग्रेजुएट के आपके पास जो प्रोग्राम है एफएससी के बाद जब आप बीएस में एडमिशन करते हैं, एडमिशन की लास्ट डेट तक आप इसके बिल्कुल एंड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो है 18 से आज से इनकी अप्लाई शुरू है, और 8 नवंबर तक 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 8 नवंबर तक आपकी एज 24 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 8 नवंबर को 24 ईयर 1 डे भी हो जाती है तो आप जो है बीएस के प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट की जो है डेट तक आपकी जो है 24 ईयर से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, अगर कोई बंदा सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है, रेप्लिका आफ्टरनून या इवनिंग प्रोग्राम्स में, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो हर एक एज में जो है बीएस में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा कि एफएससी में आपका कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन से अगर आपके मार्क्स कम है तो आप जो है एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी गई है। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपके पास ओल्ड एमएससी की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एचईसी ने जो है 2 ईयर्स एमएससी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप जो है आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अब आप फिफ्थ
सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, उसके लिए आपको जो है एज लिमिट रेगुलर जो है वो 26 दी गई है। एडवर्टाइजमेंट के एंड डेट तक आपकी एज जो है वो 26 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक दिन भी ऊपर होगी तो आप इसके लिए आप ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया हुआ कि मतलब 1-2 मंथ्स अगर आपको ये रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मतलब क्लोजिंग डेट तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। इसमें भी आपका जो है सेकंड डिवीजन होना चाहिए 14 ईयर एजुकेशन में, बीए बीएससी आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री है। दूसरा इन्होंने आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अगर जो है आपका एक पार्ट का रिजल्ट आ चुका है और दूसरे पार्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप फर्स्ट पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका जो एडमिशन है वो आपकी सेकंड सेकंड पार्ट की रिजल्ट तक प्रोविजनल होगा, मतलब वो परमानेंट नहीं होगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता सेकंड पार्ट में जो है आप फेल हो जाते हैं या आप इनके क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते तो वहीं पे जो है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट जो है वो बीएस में एडमिशन लेना चाहता हो तो उसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है कि आपकी 24 ईयर एज होनी चाहिए रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए और कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड डिवीजन वाले इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड डिवीजन मेरे ख्याल में 45% से आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको क्लियरली कहा गया है कि कोई एज लिमिट नहीं है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जो है एट अ टाइम 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। वो एक ही प्रोग्राम में एक टाइम पे एडमिशन नहीं लेगा। ये एचईसी के नॉर्मल रूल हैं कि एक टाइम पे आप एक ही डिग्री कर सकते हैं रेगुलर, 2 आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपके पास एलिजिबिलिटी, अगर कोई 5th सेमेस्टर में बीएस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी आपके पास यही क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। मतलब अगर एक स्टूडेंट ने एक यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं और वो यहाँ पे जो है शिफ्ट करना चाहता है, माइग्रेशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको इन्होंने ये एक देखने वाली चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है और वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता है, तो यहाँ पे इन्होंने आपको 5 सेशंस दिए हुए हैं। अगर तो आप 2021 में एडमिशन, मतलब ये आपके पास 2021-22 का सेशन है और आप रिसेंटली आपने जो है अपना 14 ईयर एजुकेशन पूरा किया है, तब तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें, आपसे कोई डिडक्शन नहीं होगी। मगर अगर आपने 2020 में अपना 14 ईयर एजुकेशन किया हुआ है, मतलब आपने वहाँ पे 2020 में क्लियर किया है और आप अब 2021 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मतलब आपका 1 साल का अगर गैप आता है तो आपसे 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। आपके जो मतलब एकेडमिक परसेंटेज होगा उसमें आपसे 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह से अगर आपने 2018-19 के सेशन में किया है, 2 साल का गैप आ रहा है आपके अभी अभी के एडमिशन में और आपकी लास्ट डिग्री में, तो आपसे इस तरह 2 मार्क्स और डिडक्ट होंगे। इस तरह 2018 में अगर आपने जो है 14 ईयर एजुकेशन पूरे किए और आप अब एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 इयर्स का गैप आ रहा है, तो इस तरह आपसे 6 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस तरह 5 सेशंस तक इन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 2015 से अगर पहले आपने 14 ईयर एजुकेशन की है तो अब आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा की जो है सारी शराइ दी गई हैं कि स्पोर्ट्स कोटा पे कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान, सिंध की स्टूडेंट्स हैं या आपके पास फाटा के स्टूडेंट, सबका आपके पास यहाँ पे जो है रिजर्व सीट का कोटा दिया गया है। इसको आप लाजमी एक बार रीड कर लें। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको डेट्स दी गई हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त रिजर्व सीट्स का ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। 500 फ़ी आपके पास एक प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर एक स्टूडेंट एक प्रोग्राम से मतलब उसके एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है सेल्फ में भी और मॉर्निंग में भी, तो वो हर एक के लिए अलग से फ़ी पे करेगा। हर प्रोग्राम के लिए वो अलग से 500 रुपी पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ये अकाउंट नंबर दिए गए हैं, चालान आपके पास जनरेट हो जाता है तो उसी पे आप फ़ी पे करेंगे, ठीक है। इसमें जो आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी है वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स को दी जाती है, ठीक है। जो सेल्फ सपोर्ट के स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दी जाती। और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बाकी 2 कैंपसेज़ हैं आपके पास गुजरावाला और झेलम में, वहाँ पे जो है आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा गया है कि कोई भी फॉर्म बाय पोस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। अप्लाई जो है आपने ऑनलाइन ही करना है, ठीक है।
बस ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट फ़ीस के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जितनी भी प्रोग्राम्स हैं आपके पास, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन होगा। मैं इसमें से एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ, ये बीएस एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है आपके पास। इसमें आपके पास ये सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे नहीं दी गई, क्योंकि ये हर ईयर आपके पास जो है, ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कोर्स आउटलाइन। अगर कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या किसी प्रोग्राम का यहाँ पे आपको जो है फ़ी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो मतलब वो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया। ठीक है, वो अभी अपडेट होना है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन इसकी 4 ईयर है। टीचिंग सिस्टम जो है वो सेमेस्टर है आपके पास। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया हुआ। फ़ी स्ट्रक्चर आपके पास सारा गिवन होता है। ठीक है, मॉर्निंग की कितनी फ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड थर्ड, इस तरह रेप्लिका प्रोग्राम्स जो हैं। अगर किसी प्रोग्राम का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ टाइम तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप रिजर्व्स, अगर कोई दूसरी प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं या जो है मतलब सिंध बलूचिस्तान की पीके, या कोई जो है किसी के वालिद शहीद हो चुके हैं, रिजर्व सीट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आप ये पॉइंट रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोग्राम की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलें, अब हम इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें से किसी एक लिंक पे क्लिक कर दें, तो ये आपको जो है एक न्यू टैब पे ले जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके पास इनका जो है ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जो है इनकी साइट बिजी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक टाइम पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ये आपके पास थोड़ा इनका स्लो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने जो है फॉर्म फिल किस तरह फिल करना है। आपके पास फॉर्म की 4 सेक्शंस है: पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन, और जो है आपने फाइनल सबमिशन करनी होती है। ठीक है, नीचे भी जो है आपको सारे जो है अप्लाई के लिहाज से बताया गया है कि आपने किस तरह जो है अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसको आप एक बार लाजमी रीड कर लें। ये एक चीज़ यहाँ पे ब्लिंक कर रही है जो आपके पास ज़रूरी है इसमें, कि आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन जनरेट करनी है। जब आप फ़ी पे कर लें, एजुकेशन अगर आप एप्लीकेशन जनरेट नहीं करते तो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो उसको हम देखेंगे कि जो है आपने किस तरह एप्लीकेशन जनरेट करनी है। ठीक है, आपने पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन, इसको ओके के बटन पे क्लिक करें। ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बताया गया है जिस फील्ड के साथ आपके पास स्टेरिक लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो है पिक्चर जो है आपने जेपीजी, पीएनजी या जिप फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और कोई भी अगर आपने कोरेक्शन, अच्छा ठीक है, आपने ईमेल अपना करेक्ट लिखना है, क्योंकि सारी करस्पॉन्डिंग्स आज आपको जो है ईमेल के थ्रू आपके साथ होगी। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरह पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना CNAC नंबर लिखना है। CNAC नंबर जब आप लिखेंगे ये डैशेज इसमें ऑटोमेटिकली आएंगे। CNAC अगर आपके पास नहीं है तो आप बे फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का CNAC और बे फॉर्म दोनों नहीं है, तो वो कोशिश करें कि बे फॉर्म, CNAC पहले तो बनवा लें। अगर CNAC नहीं बनवा सकते तो बे फॉर्म बनवा लें। ठीक है, बे फॉर्म आपका एक दिन में बन जाता है। पेरेंट्स की CNAC पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से अपना जो है CNAC लिखना है। इसके बाद अपना फुल नेम लिख लें। नेम जो है आपने अपने मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक लिखना है। ठीक है, आपके नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज का बैकग्राउंड आपका जो है यहाँ पे ब्लू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्लू बैकग्राउंड की इमेज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अपना फादर नेम लिख लें। फादर का CNAC जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है, इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ, आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद जो है आपने अपने फादर का ओक्यूपेशन वो लिखना है। ठीक है, ओक्यूपेशन अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फादर की जो मंथली इनकम है वो आपकी जो है वो आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, आप मैंने 50,000 लिखी है, आप अपने मुताबिक इसको लिख लें। इसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है जेंडर लिखना है। ठीक है, मेल के लिए आपने यहाँ पे M लिखना है, फीमेल के लिए F लिखना है, और
अगर आप मेल फीमेल में से कोई जेंडर नहीं है तो आप यहाँ पे सी लिख लें। इसके बाद यहाँ पे आप इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। रिलीजन के बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस कर दें, आपका टेस्ट होगा, आपको इसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ब्लड ग्रुप यहाँ पे इन्होंने लाजमी पूछा गया है। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो टेस्ट करवा लें, 10 मिनट में आपको ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। खुद से ना लिखें, ठीक है, इसको कि मतलब आप अपने आप से गेस करके लिख लें। इसके बाद अपना मैटरनल स्टेटस, मैरिड हैं तो मैरिड लिख लें, सिंगल है तो सिंगल लिख दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया गया है कि अगर फीमेल जो है वो अपने फादर का जो है मतलब फादर या गार्डियन का CNAC नंबर भी यहाँ फ़ोन नंबर भी दे सकती हैं। ठीक है, अगर कोई फीमेल अपना नंबर इजी ना देने में इजी ना हो। इसके बाद अपने गार्डियन का नंबर दे दें। ठीक है, अगर मेल अपना दे दें, फीमेल अपने फादर का लिख दें। इसके बाद अपना ईमेल दें। ईमेल में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेल के थ्रू होगी। तो अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी ईमेल ओपन करके चेक कर लें। ठीक है, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, प्रोविंस सिलेक्ट करें, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दे दें। ठीक है, वो आपकी CNIC के बैक साइड पे लिखा होता है। पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस पे आपको सारे पोस्ट रिसीव होते हैं। अगर तो दोनों सेम है तो आप इसको कॉपी कर दें तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, डिफरेंट है तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल चाहता है तो आपने इस बॉक्स को चेक कर लेना है तो आपके पास यस हो जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को जो है हॉस्टल मिलेगा मेरिट बेस पे। इसके बाद अगर आपने NCC की ट्रेनिंग की है तो आप इसको चेक कर दें, नहीं है तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। अगर आप पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको चेक कर दें। यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, फिर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, अगर आप अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया है और आप अभी आगे 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी चेक करें। ठीक है, इसका अपना कोटा उन्होंने दिया गया है कि 50% स्टूडेंट ये अपनी स्टूडेंट्स में से लेंगे। इसके बाद जो है अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबिलिटी है आपके पास, आपकी कोई मतलब आपकी नज़र ठीक नहीं है या इस तरह आप सुन नहीं सके ठीक से, तो वो आप जो है यहाँ पे इसको चेक कर दें और साथ में आप सिलेक्ट करें कि जो है किस मतलब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। ठीक है, अक्सर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है या आपकी CNIC पे मेंशन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपके फादर फौत हो चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। ठीक है, उसकी आप डिटेल दे दें। इसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है तो उसके बारे में आप यहाँ पे दे दें, नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप एक बार पढ़ लें, अगर आपके लिए ये एलिजिबल हैं इसको तो पे फिल कर, नहीं तो उसको आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर देगा। ठीक है, ये हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे ले आया है। ठीक है, एजुकेशनल इन्फो पे। एजुकेशन जो है आपको यहाँ बताया गया है कि आपने मैट्रिक से शुरू करना है और मैट्रिक के बाद आपने फिर आगे अपनी एजुकेशंस ऐड करनी है। जब आपकी सारी एजुकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे जाने का बटन खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी डिग्री सिलेक्ट करें, मैट्रिक। इसके बाद जो है यहाँ से आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लें, किस बोर्ड से जो है आपने मैट्रिक किया हुआ है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे डिग्री टाइटल दे दें। मैट्रिक और डिग्री टाइटल आपके पास SSC होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपका इसके अलावा कोई है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। एग्ज़ाम टाइप है, आप एनुअल किया है तो आप एनुअल सेलेक्ट करें, सप्ली है तो सप्ली कर दें। ठीक है, पासिंग ईयर किस ईयर में आपने जो है मैट्रिक किया हुआ है, रोल नंबर यहाँ पे आप अपना दे दें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी DMC से मिल जाता है। ठीक है, DMC के टॉप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद अपना ग्रेडिंग सिस्टम, मैट्रिक में हम पाकिस्तान में मार्क्स ही होते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स। ठीक है, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे ऑप्शनल है। डिवीज़न इस पे फर्स्ट आता है, 60% तक फर्स्ट डिवीज़न होता है। ठीक है, ये आप ग्रेड लिखना चाहते हैं नहीं इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर दें तो आपकी जो है ये मैट्रिक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है,
थोड़ा जो है इनका फॉर्म लोड होता है, ठीक है, तो आपने इसके लिए वेट करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो रही होती है, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास मेट्रिक इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, ठीक है। इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं, इस एडिट के बटन पे क्लिक कर दें। डिलीट करना चाहते हैं आप इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मोर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपको दोबारा से यहाँ पे ले आएगा। अब आप अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करें। इंटरमीडिएट में अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि मतलब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक वो मतलब डिफरेंट बोर्ड्स का रिजल्ट डिफरेंट डेट्स पे आता है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो है आप यहाँ पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ये सिलेक्ट करें। रिजल्ट अवेटिंग है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस पार्ट का रिजल्ट आया आप उसके मार्क्स यहाँ पे दे दें। हमारा रिजल्ट आ चुका है तो हम ये सिलेक्ट करते हैं एफएससी की। एक मिनट, थोड़ा जो है ये लोडिंग करता है बीच में क्योंकि जो फील्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक ये बाकी फील्ड लोड हो रही होती हैं, ठीक है। मैं एफएससी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एफएससी मेरा प्री इंजीनियरिंग है, आप अपने मुताबिक सिलेक्ट करें। किस बोर्ड से हमने किया है, हम जो है यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो है ये डिग्री टाइटल यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है। एग्ज़ाम टाइप एनुअल, पासिंग ईयर 2020, रोल नंबर जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिख लें। ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स है हमारे पास। इसके बाद कितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही लिखनी है। आप सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें तो आपकी जो है ये एफएससी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आपकी दोनों इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे सेव हो जाएंगी। देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे जाने का बटन भी आ गया है। अगर आपने जो है 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो आपने उसके बाद अपनी 14 ईयर की एजुकेशन यहाँ से ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर लेता हूँ, ठीक है। आप कह रहा है कि अपनी एजुकेशन आप ठीक तरह से चेक कर लें, ठीक है। ओके मैं करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा जो हमारे पास पब्लिकेशंस और रिसर्च के बारे में है। नॉर्मली जो है एफएससी के स्टूडेंट ने कोई पब्लिकेशन और रिसर्च नहीं की होती तो ये ऑप्शन आपके पास कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने 14 ईयर में कोई रिसर्च की मतलब जॉब अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दे दें। नहीं कर रहे तो आप इसको जो है स्किप कर दें, ठीक है। जॉब मतलब हमारे पास ये आपके पास लाजमी नहीं है, ठीक है। एडमिशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप इनको ये आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जॉब वाला जो ऑप्शन है वो स्किप हो चुका है। इसके बाद अब आपसे ये पब्लिकेशंस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे आप डिटेल दे दी नहीं है तो इस ऑप्शन को भी जो है आप स्किप कर दें, ठीक है। ठीक है, दोनों हमारे पास स्किप हो चुके हैं। इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जो है प्रोसीड कर दें, ठीक है। अप्लाई मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अप्लाई आपने पीसी या लैपटॉप से करना है। ये जो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना जिसको आपने ओके करना होता है वो जो है आपके पास मोबाइल फ़ोन में ठीक से शो नहीं होगा। सारा अप्लाई जो है आपका जो है वो मिक्स हो जाएगा। लैपटॉप के पास आपके स्क्रीन भी बड़ी होती है, सारे ऑप्शन आपको एक साथ विजिबल भी होते हैं। फ़ोन में आपके पास इसी में से कुछ ऑप्शन नीचे आ रहे होते हैं, कुछ ऊपर आ रहे होते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे आप क्लिक करें तो ये जो है आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपने मैट्रिक और एफएससी के या अगर आपने बीएससी की है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। आपने या अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है या आपने जो है अपना सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री होती है वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने वहाँ पे दो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अपलोड किए हैं तो वो जो है मेरे पास दो ही शो कर रहा है, ठीक है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें इस बटन पे
तो ये आपको अपलोड वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपने फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास साइज़ का एरर आता है कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ ज़्यादा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं जो आपने अपलोड किया है। रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर दें। दूसरा हम डॉक्यूमेंट अब अपलोड करते हैं अपना, जो हमारे पास एफएससी का, आपके पास अगर आप सर्टिफिकेट तो आपको 2 साल बाद मिलता है। डीएमसी आप यहाँ पे जो है अपलोड कर दें अपनी। ठीक है, ये हमें डॉक्यूमेंट वाले पेज पे भी ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने अपना अपना एफएससी वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, आपने अपलोड के बटन से इसको, ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आपकी बीएससी है वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के बाद आप बैक टू फॉर्म के बटन पे क्लिक करें। यह आपको वापस जो है अप्लाई के, जहाँ पे आपके पास अप्लाई का फोर्थ ऑप्शन था उस पेज पे ले जाएगा। ठीक है, थोड़ी इनकी वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही जो है स्लो चल रही है। इंटरनेट कनेक्शन जो है ठीक है, मगर फिर भी जो है वेबसाइट लोड हो रही है, तो आपके पास जो है इंटरनेट भी जो है ठीक होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका इंटरनेट आपके पास फास्ट होना चाहिए इस अप्लाई को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा से इस पेज पे ले आया है। डॉक्यूमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, उनको व्यू करना चाहते हैं, तो इस बटन पे क्लिक कर दें। नहीं तो आप इस डू फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका पूरा फॉर्म जो आपने अभी रिसेंटली फिल किया है वो सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड हो गया है, इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है। थोड़े टाइम में ये आपको सारा फॉर्म शो कर देगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको सबमिट नहीं कर लेते, आप देखिए बैक टू फॉर्म पे जाएं तो आपको वापस फॉर्म पे ले जाएगा, आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपके फॉर्म में मिस्टेक नहीं है, इस बॉक्स को आप चेक करें और सबमिट एज अ फाइनल इंफॉर्मेशन एज फाइनल। ठीक है, मतलब इसके बाद अब आप एडिटिंग नहीं कर सकते जब आप इसको फाइनल सबमिट कर दें। इसके बाद एडिटिंग आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको ये ले जाएगा प्रोग्राम्स के पेज पे जहाँ से आपने अप्लाई करना है। आप जितनी फील्ड्स के लिए चाहे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो जो है मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकता है, फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जितनी डिपार्टमेंट्स के लिए आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हर एक के लिए आपने अलग से फ़ी पे करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, आपको यहाँ पे यही सारी बातें बताई गई हैं कि आप जितने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। फ़ी डिपॉजिट करने के बाद जो है यहाँ पे लिखा गया है कि आपने अलग अलग सी फ़ी पे करनी है। यहाँ पे आपने कहा, आपको कहा गया है कि फ़ी पे करने के बाद आपने फॉर्म जनरेट करना है। ठीक है, और फॉर्म आपने अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा तो ओरिजिनल फॉर्म के साथ आपने अपनी वो जो आपने बैंक में फ़ी पी की है वो वाला चालान भी अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, नहीं होगा तो आपको वहाँ पे जो है फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी डिग्री सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने जो है ग्रेजुएशन के लिए जो है अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेजुएट ये थोड़ा सा ये पेज लोड होगा तो इसके मतलब ग्रेजुएशन आपने सिलेक्ट किया है तो सामने उससे रिलेटेड जो है आपके पास फील्ड्स जो हैं वो लोड हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास कायदे आज़म कैंपस और अल्लामा इकबाल कैंपस आमने सामने है, ठीक है, लाहौर में। बाकी आपके पास अगर कोई प्रोग्राम
गुजरावाला कैंपस में आप वो सिलेक्ट करें। ठीक है, अपने मुताबिक आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और कैंपस को भी देखना है। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कंप्यूटर साइंस वाला जो है डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, कायदे आज़म वाला। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है आपके पास नीचे अब और ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, कि मतलब आप किसी रिजर्व सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं, किसी कोटा सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट मतलब इस लिहा कंप्यूटर साइंस मेरे पास यहीं एक ऑप्शन आ रहा है। मतलब कंप्यूटर साइंस कायदे आज़म कैंपस में जस्ट मॉर्निंग में है। अगर इवनिंग में होता तो यहाँ पे मेरे पास 4-5 ऑप्शन शो हो रहे होते, इवनिंग का भी, रेप्लिका का भी, सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम का भी। ठीक है, मगर कायदे आज़म कैंपस जो है वो उसमें जस्ट आपके पास मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस है। अगर आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कैंपस चेंज कर दें, ऊपर से जहाँ पे हमने यहाँ पे कैंपस सिलेक्ट किया है तो उसके मुताबिक जो है आप फिर सेल्फ सपोर्ट वाला सिलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन कौन से बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे जो है अगर कोई स्टूडेंट ओपन मेरिट, रिजर्व सीट और कोटा और दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ से अभी उस चेक बॉक्स को चेक कर ले। ठीक है, मैं ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको आप कर लेंगे तो ये आपके पास वाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो है इसमें अब स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो स्पोर्ट्स में वो 5 स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर सकता है, बाद में इसका ट्रायल होगा, उस ट्रायल के बाद इसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, अगर कोई डिसेबल पर्सन है, किसी के फादर जो है वो टीचर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को टिक करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल मतलब आप ओपन पे भी कर सकते हैं और रिजर्व सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपने सिलेक्ट यहाँ पे लाजमी करना है। इसके बाद आप इसको क्लिक करें कि मतलब इसके मैं एग्री हूँ अप्लाई करने के लिए। सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चालान के बटन पे क्लिक करें तो आपका जो है इस प्रोग्राम का चालान जनरेट हो जाएगा। मल्टीपल के लिए करना चाहते हैं तो इस तरह आपने जो है मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर मतलब हर एक के लिए आपने अलग अलग सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक ठीक है, इस तरह जब आपका क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इस तरह आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने इस प्रिंट चालान के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको भी नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे जो है आपका वो चालान आपके पास शो हो जाएगा। आपने इस चालान का जो है प्रिंट ले लेना है। ठीक है, ये आपके पास चालान आ गया है। एचबीएल में भी आप इसको पे कर सकते हैं और यूबीएल बैंक में भी आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपीज़ है आपके पास। चालान की जो है एक कॉपी आपके पास बैंक ले लेगा, एक यूनिवर्सिटी वाली कॉपी और स्टूडेंट वाली कॉपी जो है मतलब इसमें आपको एक कॉपी वो दे देगा। ठीक है, बैंक वाला। आपने इसको जो है कॉपी को अपने साथ लाना है। जनरेट एप्लीके यहाँ पे आपके पास देखें स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, आपने जनरेट एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, फ़ी पे करने के बाद। ठीक है, तो ये आपको जो है नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वापसी ये डिटेल पूछेगा कि आपने किस बैंक में फ़ी पे की है। आप बैंक सिलेक्ट कर लें, एचबीएल में किए तो एचबीएल, यूबीएल में किए तो यूबीएल। ब्रांच कोड आपसे पूछेगा। ठीक है, ब्रांच कोड प्लस नेम। ब्रांच कोड आपके जो बैंक वाले स्टैंप लगाएंगे ऊपर उस पे भी लिखा होगा, या यूबीएल वाले आपको एक छोटा सा टोकन देते हैं उस पे भी जो है आपको आपके पास ब्रांच कोड लिखा होता है। ठीक है, ब्रांच कोड और सामने नेम लिख लें। मैं यहाँ पे ब्रांच कोड लिख लेता हूँ, 4 डिजिट का ब्रांच कोड होता है इनका। और इसके बाद डेट सिलेक्ट कर लें किस डेट को आपने फ़ी पे की है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इसको फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो ये जो है आपको दोबारा से उस जहाँ से हमने अभी चालान प्रिंट किया था उस पेज पे ले जाएगा और आपके पास जो है यहाँ पे ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो है इस तरह ये प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आपके पास इस फॉर्म में आपको शो हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपका अप्लाई कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म को आपने प्रिंट करना है और जब आप जिस दिन जाएंगे एडमिशन के लिए उस दिन अपने साथ ले जाएं। ठीक है, ये फॉर्म वगैरह आपने पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। कन्फर्मेशन के लिए आपके पास आपकी ईमेल में इस तरह एक ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, कि आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे नीचे आएँ, दोबारा से यही सारे ऑप्शन सेलेक्ट करें और आप
अप्लाई कर लें। ठीक है, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इन पे कॉन्टेक्ट करके जो है इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर है। कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।